हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो हमने कल क्या पढ़ा था भाई? हमने कल स्टार्ट किया था एबनॉर्मल वैल्यू को, अब सामान्य मान को हमने शुरू किया था। उसमें हमने डिफाइन किया था वांट ऑफ कोफिशिएंट या वांट ऑफ का गुणांक परिभाषित किया था। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? आई से उसको शो करते हैं, जिसकी हमने अलग अलग तरह की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए उसकी वैल्यू देखी थी। हमने देखा था कि फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल। ऊपर तो ऑब्जर्व वैल्यू आती है, नीचे की तरफ थ्योरेटिकल वैल्यू आती है। आ गई बात समझ में? वो तो देखो, हमने फॉर्मूला किसके लिए लिखा था? किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए लिखा था, और मैंने उसकी तीन तरह की वैल्यू बताई थी कि अगर ग्रेटर देन वैल्यू हो तो हमेशा डिसोसिएशन होगा, वियोजन होगा, लेस देन हो तो एसोसिएशन या संगुणन होगा, और बराबर हो तो क्या हो जाएगा? नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, न तो संगुणन न ही वियोजन। अगर हम आई को डिफाइन करना चाहे किसी भी मोलर मास के लिए या मोलर द्रव्यमान के लिए, तो आपको पता है जितने भी अणुसंघीय गुणधर्म थे, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, चलो मैं एक को करके बता देता हूं आपको। जैसे मैंने पाई लिखा, पाई भी बराबर क्या होता है? NRT होता है। अगर मैं n की वैल्यू पुट कर देता हूं यहां से, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? n मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मिलेगी मोलों की संख्या, तो इसकी दी गई मात्रा, इसका मोलर द्रव्यमान। मतलब ये जो पाई है ये इस m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ये ऑब्जर्व है तो ये ऑब्जर्व, ये टी है तो ये भी टी। आगे बात समझ में? तो यहां से आई क्या लिखा जा सकता है? कल हमने देखा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व मान ऊपर की तरफ आ रहा था और थ्योरेटिकल मान नीचे की तरफ आ रहा था। तो यहाँ देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मान क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। जैसे ही आप इस ओ का मान रखने जाओगे तो जो एमओ होगा वो कहां की तरफ आएगा? नीचे की तरफ। मैं वैल्यू पुट कर ही देता हूं। मैंने कल क्या लिखा था? पाई ओ अपॉन पाई टी लिखा था। आई बात समझ में? अब मैं इसकी वैल्यू एमओ में पुट करूं तो देखो एमओ का आएगा, इसके अपोजिट आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो एमओ में वैल्यू क्या हो जाएगी? ये एमओ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एम टी हो जाएगा। मतलब ये ऑब्जर्व, ये थ्योरेटिकल। तो मोलर मास में या मोलर द्रव्यमान में थ्योरेटिकल ऊपर चला जाएगा और प्रायोगिक कहाँ आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। ये बात आपको फॉर्मूले से समझ में आनी चाहिए, आप गौर कर लेना। सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला इसी प्रकार का था, ठीक है ना? तो नोट डालो और नोट में लिखेंगे हम। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। आई बराबर क्या होता है? थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल, कुछ भी बोल दो, या ऑब्जर्व बोल दो। ऑब्जर्व लिखते हैं ना, ऑब्जर्व बोल दो, ऑब्जर्व बोल दो, प्रैक्टिकल बोल दो, या थ्योरी या एक्सपेरिमेंटल बोल दो, सब के सब एक ही होते हैं। तो कुछ भी आए हमें समझ में आना चाहिए। ये हो गया एम टी और ये क्या हो जाएगा? एमओ हो जाएगा, ठीक है? नोट डालो और लिखो। वांट ऑफ गुणांक को, वांट ऑफ गुणांक को मोलर मास के पदों में, मोलर मास के पदों में या मोलर द्रव्यमान के पदों में निम्न प्रकार से, मोलर द्रव्यमान के पदों में निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। लिख लो भाई फॉर्मूला, आप लोग लिखो। want of coefficient can be represented, want of coefficient, want of coefficient can be represented in terms of molar mass, in terms of molar mass, in terms of molar mass। फटाफट से फॉर्मूला लिखो भाई। ये हमारा हो गया, क्या हो गया भाई? आ गया पकड़ा, लिख लिया होगा। वांट ऑफ कोफिशिएंट हो गया।
अब इसकी सहायता से हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन की मात्रा को ज्ञात करेंगे, मतलब वियोजन तथा संगुणन की मात्रा अल्फा को कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। दोनों में छोटा छोटा सा डेरिवेशन है, अभी कर लेते हैं 2 मिनट में, क्या टाइम लगेगा हमें, सब कुछ तो हमें आता ही है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात करना, वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, ये जो ज्ञात कर रहे हैं ना, ये हमें पहले से ही पता है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, अल्फा से। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, हमें अल्फा की मात्रा ज्ञात करना है। समझ में तो आ रहा है ना आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग क्या है या वियोजन की मात्रा का मीनिंग क्या है। माना कि मैंने कोई भी पदार्थ लिया, उसको मैंने सॉल्वेंट में घोला, विलायक में घोला, तो वो कितना प्रतिशत आयनित हुआ। मैंने किसी पदार्थ की 100% मात्रा डाली, तो इस 100% में से कितनी प्रतिशत आयनित होगी, 30% हुई, 40% हुआ, 50% हुआ, 55 हुआ। जो अगर हम बोलते हैं कि कोई भी पदार्थ 50% आयनित हो गया, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 55% हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि वो 70% आयोनाइज हुआ है, 70% घुल गया है, तो फिर इसमें अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। मतलब हम इस घुलने वाले परसेंटेज को निकालना चाहते हैं, प्रतिशत को निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले हमें किसी पदार्थ को घोलना पड़ेगा। अगर घोलोगे ही नहीं तो आयनित कहां से होगा। अब डिसोसिएशन बोलो या आयोनाइजेशन बोलो, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे कैसे आप वियोजन बोलो या आयनन बोलो, दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन ना जिसे नहीं पता, ठीक है ना भाई। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, हर बार यही लेते हैं। ये हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, इससे हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, क्योंकि ये हमारे घरों में होता है। इसको मैंने सोलवेंट में डिसोल्व किया, तो बोलो क्या क्या बनेगा, एवरीवन नोज व्हाट, Na+ एंड Cl-। माना कि मैंने इसके कितने मोल लिए हो, 1 मोल लिए हो, तो बताओ T बराबर, अब याद है ना बस T क्या करते थे हम, T बराबर 0 पे इधर 0 और 0, बोलो होगा कि नहीं होगा। अरे प्रोडक्ट बनेगा क्या, जब मैं रिएक्शन ही शुरू नहीं करूं तो प्रोडक्ट बन सकता है क्या। चीख चीख के बताता था मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर में, याद होगा, सब बच्चों को याद होगा। तो यहाँ पर लिखे नहीं लिखे, बड़े हो गए हम, बच्चे थोड़ी है क्यों T बराबर 0 लिखते रहेंगे भाई, बड़े हो गए हम, सीख गए, फाइनल ईयर में आ गए हम। सपोज करो कुछ समय बाद इसके अल्फा मोल आयनित होकर इधर की तरफ चले गए, तो यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर भी अल्फा। मैंने क्या बोला कि एक लिया था, उसमें जो थोड़ा सा मान आयनित होकर, आयोनाइज होकर कहाँ चला गया, प्रोडक्ट में चला गया, मतलब क्या बना लिया, Na+ Cl-। तो Na भी अल्फा, Cl भी अल्फा हो जाएगा। अगर अल्फा उधर चला गया तो सभी को पता है इधर से कितना कम हो जाएगा, अल्फा कम हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 - अल्फा बचेगा। अब हमें आई निकालना है। आई निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए हमें, प्रायोगिक और सैद्धांतिक, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। तो यहाँ मोल है तो मोल प्रायोगिक चाहिए और मोल ही क्या चाहिए, सैद्धांतिक चाहिए, ठीक है ना। अब ये देखो, आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए, मैं हर चीज क्लियर करता हूँ। अब देखो मोल है तो मोल यहाँ है ना, तो ये देखो पाई के सीधा समानुपाती है। अगर ये ऑब्जर्व है तो ये भी ऑब्जर्व, अगर ये ऊपर की तरफ आता है तो ये भी ऊपर की तरफ, ये नीचे आता है तो ये भी नीचे की तरफ, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी के बारे में आपको समझ में नहीं आया ना, तो ऐसे कहाँ आना है, उसके फॉर्मूले पर आना है। लेकिन गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है भाई, अच्छे से। तो हमें 2 तरह के मोल निकालना है। पहले कौन से, सैद्धांतिक मोलों की बात करते हैं। सैद्धांतिक मोल का मतलब थ्योरेटिकल मोल, थ्योरेटिकल मोल
बोलो कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 0 प्लस 0 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अरे सिद्धांत का मतलब क्या हो गया, कल्पना की हमने, कल्पना में ये घुल सकता है क्या, हमने विलय नहीं लिया, मतलब सोलवेंट ही नहीं लिया तो ये घुल सकता है क्या, कभी भी डिसोल्व नहीं हो सकता। तो वो जो 1 है वो 1 का 1 ही बना रहेगा, या हमने 10 लिया हो तो 10 का 10 ही बना रहेगा, वो घुल ही नहीं सकता। घुलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अरे किताबों में कोई चीज घुलती है क्या, नहीं घुलती। यहाँ लिख दिया हमने, लेकिन किसके आधार पर लिखा है, प्रैक्टिकल के आधार पर लिखा है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। फाइनल ईयर में आ चुके हो आप लोग। अब हम किसकी बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल की बात करेंगे या ऑब्जर्व की बात करेंगे। और ऑब्जर्व को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायोगिक मोल। इधर की तरफ क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड मोल। ऑब्जर्व कहां से निकलेगा, यहां से। तो कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा। सोल्व करोगे तो सभी जानते हैं क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस अल्फा मिलेगा। अब हमें क्या निकालना है, तब वांट ऑफ गुणांक देन वांट ऑफ कोफिशिएंट। अब देखो आज है ना, क्या है, मार्कर में इंक खत्म हो चुकी है और मेरे पास इंक भी नहीं है, तो आज आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। कर लेना भाई, आज मैं लाना भूल गया इंक, मैनेज कर लो थोड़ा सा भाई, ठीक है। तो वांट ऑफ कोफिशिएंट हो गया, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। क्या लिखेंगे भाई हम, प्रायोगिक अपॉन सैद्धांतिक, सीधा ही कर दे या लिखे, चलो लिख देते हैं एक बार। ये हो गया ऑब्जर्व मोल अपॉन नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल मोल। वैल्यू पुट कर दो, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा और नीचे की तरफ 1 का तो कोई मीनिंग होता ही नहीं है, तो यहां से आई बराबर सीधा क्या मिला, 1 प्लस अल्फा। इसको सोल्व कर दोगे आप तो आपको क्या मिलेगा भाई, अल्फा निकालना है ना, तो 1 को इधर ट्रांसफर किया आपने तो क्या हो जाएगा, आई -1 होगा। बोलो आया कि नहीं आया। यहां से हम अल्फा ज्ञात कर सकते हैं, ये जो वैल्यू आएगी हमें पॉइंट्स में आएगी, उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 50%। माना है मैंने, माना कि कितना आया हो, 50.50 आया। 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ये बातें आपको कब समझ में आएगी, जब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। फिलहाल हम इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन थी, सिंपल सी कि हमने एक नॉर्मल सा NaCl लिया और उसने कितने आयनों का फॉर्मेशन किया, अरे कितने, एक और एक कितना हो गया, 2, केवल 2 आयनों का फॉर्मेशन किया। लेकिन क्या हमेशा 2 ही आयनों का फॉर्मेशन होगा क्या, कभी 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। ये लो मैं कर ही देता हूं आप लोगों के सामने। ये मैंने क्या ले लिया, K2SO4 ले लिया। अब यहां से 2 तो K+ बनेंगे और एक क्या बनेगा, सल्फेट। तो कितने आयन हो गए, 3 आयन हो गए। ऐसे कैसे 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, 6 भी बन सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे भाई हम, हमें क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। बार बार ऐसा करके देखेंगे क्या, बार बार ऐसे करके देखेंगे तो हमें इतना लंबा डेरिवेशन करना पड़ेगा और हमारे पास न्यूमेरिकल में इतना टाइम तो होता ही नहीं है, हमसे भी इंसान तो कोई है ही नहीं। तो उसके लिए फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये किस पर लग जाए, n मान वाले फॉर्मूले पर लग जाए। अभी यहाँ पर क्या मिला हमें कि हमने आयनों की कितनी संख्या ली, 2 संख्या ली। अब हम मान कर चलेंगे, माना कि कितने आयन बने, n आयन बने। n आयन बनेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। अब हमने इतना समझ लिया, डेरिवेशन नहीं करेंगे हम, मैं सीधा ही बताऊंगा। माना कि मैंने कोई AB इस प्रकार का पदार्थ लिया जिसने घुलकर कितने आयनों का निर्माण किया, n आयनों का निर्माण किया। जैसे कि यहाँ पर 2 आयन बने, ऐसे AB ने घुलकर कितने आयनों का फॉर्मेशन किया, n आयनों का फॉर्मेशन किया।
माना कि भी तो एक है, मैंने इसकी संख्या को कितना कर लिया, n कर लिया, मैंने कितने मॉलिक्यूल लिए, सारा काम हो गया। इधर n मिले और संख्या भी कितनी कर दी, m कर दी। बताओ इन दोनों कंडीशन के अलावा थर्ड कंडीशन पॉसिबल है क्या? इधर n कर दिया, इधर m कर दिया, थर्ड पॉसिबल नहीं है। तो इधर क्या होगा, देखना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूं तो ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा। यहाँ पर मैं m कर देता हूं तो ये भी m रहेगा, ये भी m रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो ये m है, तो इधर की तरफ जो बनने वाले आयन होंगे वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये 2 थे तो 2 m हो गया ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, m तो ये हो गया, m ये हो गया, तो टोटल कितना हो जाता, 2m हो जाता। ऐसा कैसे, n थे ना, तो ये कितना हो गया, nm हो गया। सीधा ही मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 2 बना था तो 2 को m से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे n बने तो n को m से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहाँ पर आगे m आ रहा है तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी m से मल्टी, ये तो हो गया m से मल्टीप्लाई, तो इसको भी आगे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में मैं इसके सैद्धांतिक मोलों की बात करूं, देखना ध्यान से, मैं इस कंडीशन में सैद्धांतिक मोलों की बात करूं, थ्योरेटिकल मोलों की बात करता हूं मैं इसके थ्योरेटिकल मोल्स। तो कितने रहेंगे थ्योरेटिकल में, तो कोई फर्क पड़ेगा। अभी मैंने कितना ले लिया, यहां पर मैंने देखो इधर मैंने कितना लिया था भाई, इस AB को मैंने कितना लिया था, m लिया था। तो थ्योरेटिकल मोल कितने हो जाएंगे मेरे पास, m हो जाएगा। यहाँ पर तो 1 लिया था तो मैंने 1 लिखा। अब मैंने m लिया तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, m लिखूंगा। तो वैसे ही इधर की तरफ क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब मैं किसकी बात करता हूँ, ऑब्जर्व्ड की बात करता हूँ, ऑब्जर्व्ड मोल। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये ऐसा था 1 माइनस अल्फा। अगर m है तो इस ब्रैकेट को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा, m 1 माइनस अल्फा, और इधर की तरफ टोटल कितना हो गया, n m, और बगल में क्या होगा, अल्फा। तो क्या हो जाएगा, m n अल्फा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है? जरा इस इक्वेशन को यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो भी हमने यहाँ पर 1, हमारे यहाँ m बराबर कितना था, 1 था। तो देखो यहां से m गायब हो गया कि नहीं हो गया? इधर की तरफ देखो 1 है तो 1 1 है। कितने आयन बने थे, 2 आयन बने थे। तो यहां से हमें कितना अल्फा मिलना चाहिए, 2 अल्फा मिलना चाहिए। ये देखो 1 अल्फा और 1 अल्फा, कितना अल्फा हो गया, 2 अल्फा। बताओ एकदम हमने जो इक्वेशन बनाई है एकदम करेक्ट है कि नहीं है? मैंने आपको यहाँ से ऊपर चेक करके भी बता दी। तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड मोल इतने हो गए। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, आई में वैल्यू पुट करनी है। ये लो भाई, आई बराबर यहां से ये m 1 माइनस अल्फा और ये mn अल्फा अपॉन नीचे की तरफ m आ जाएगा। देखो m यहां भी है, यहां भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब आगे की तरफ नंबर ऑफ मोल कुछ भी हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ा। अगर देखो क्योंकि इस इक्वेशन में हमें m नजर नहीं आया, तो मतलब आगे नंबर ऑफ मोल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने लेकर देख लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है। लेकिन m का फर्क पड़ेगा। अगर अलग अलग आयन बनते हैं तो हर बार फर्क अलग होगा। यहाँ से इसका तो कोई मीनिंग है ही नहीं। यहाँ से देखो अल्फा और ये अल्फा, इस अल्फा को मैंने कॉमन कर लिया। जैसे अल्फा को कॉमन करूंगा मैं तो यहाँ पर होगा क्या, ये n तो है प्लस में, और ये यहाँ पर क्या है -1। तो इसको मैं ऐसा कर दूं तो कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई करके देख लो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस में n अल्फा आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फा आ गया, बिल्कुल सही है। अब देखो हमें अल्फा कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने इधर भेजा, ये n-1 और ये अल्फा हो गया ना। अल्फा निकालना है तो यहाँ से निकाल लो भाई, इसको नीचे की तरफ भेज दो तो ये हो गया i-1 और ये n-1। बोलो n आयन बनने पर अल्फा आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या ये सही आया क्या, चेक कर लेते हैं भाई। हमारे पास इस एग्जांपल में कितने आयन बने थे, 2 आयन बने थे। तो n बराबर 2 लिखा,
तो 2 माइनस 1 कितना आया, 1 आया। मतलब सोलो कर अल्फा बराबर क्या आएगा, i-1, अल्फा बराबर i-1। बोलो ये फॉर्मूला सेम मान देना उसका। मतलब अभी तक हमने जो किया है, जो दिमाग लगाकर बनाया है हमने, वो बिल्कुल सही है, उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है। हमने सब कुछ ले लिया, n बनने वाली कंडीशन भी ले ली, उधर m मोल भी करके देख लिया, तो हमें डेरिवेशन ऐसा मिला। इसको हम डायरेक्ट ही करेंगे भाई, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इधर क्या कचरा किया था, उस कचरे को साफ कर देते हैं, ठीक है ना। इधर कचरा कर दिया भाई हमने समझने के लिए, तो उस कचरे को साफ करना पड़ेगा। ये लो भाई कचरा साफ। हो गया ना। यहाँ पर 1 मा और इधर की तरफ 1 माइनस अल्फा। इधर तो सब बराबर है, ठीक है ना भाई। ठीक है, तो फिर लिख दो, लिखो इसके अंदर NaCl विलायक में निम्न प्रकार से आयनित होता है। NaCl विलायक में निम्न प्रकार से आयनित होता है, निम्न प्रकार से आयनित होता है। ये कर लो, पूरा कर लो भाई, पूरा कर लो, यहां तक कर लो। हाँ यहां तक आप लोग लिखो NaCl ionize in solvent in following way। NaCl ionize in solvent in following way, following way। जल्दी कर लो भाई, कहां तक, यहां तक कर लिया होगा। लिखो इसके नीचे, उपरोक्त सूत्र से आयनन की मात्रा अल्फा या वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात की जा सकती है। उपरोक्त सूत्र से आयनन की मात्रा अल्फा तथा वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात की जा सकती है। आयनन की मात्रा अल्फा तथा वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात की जा सकती है। आप लोगों ने भी कर लिया होगा, यहां तक लिखो। बाय अबव फॉर्मूला डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड। इसके नीचे लिखो अगली लाइन से, माना कि किसी विलय AB को, माना कि किसी विलय AB के m मोल को, AB के m मोल को विलायक में घोलने पर, विलायक में घोलने पर n आयन प्राप्त होते हैं, n आयन प्राप्त होते हैं। किसी विलय AB के m मोलों को विलायक में घोलने पर n आयन प्राप्त होते हैं, तब कहां से करोगे, सैद्धांतिक मोल इतना, प्रायोगिक मोल इतना, सीधा छपाई कर लो यहां तक। ठीक है ना, छाप लो और आप लोग लिखो, when m mole of AB, when 1 mole of, sorry, m mole of AB are dissolved in solvent, then n ions are formed, n ions are formed, n ions are formed। आप लोग भी कर लो, कहां तक करना है वहां तक करना है। फॉर्मूला हमने चेक कर लिया, एकदम करेक्ट है, बराबर है हमारा सूत्र। इसको लगाना आप सब जगह, देखना कितने आयन मिलते हैं, n की वैल्यू पुट करना और अल्फा प्राप्त कर लेना। कर लिया होगा आपने, वहां तक लिखो, उपरोक्त सूत्र से आयनन की मात्रा अल्फा ज्ञात की जा सकती है।
उपरोक्त सूत्र से आयनन की मात्रा अल्फा ज्ञात की जा सकती है। आयनन की मात्रा अल्फा ज्ञात की जा सकती है। आप लोगों ने भी लिख लिया होगा। बाय अबव फॉर्मूला लिखना कैसे है तो पता है आपको, स्क्रीनशॉट लेकर मौका मत चूका करो स्क्रीनशॉट लेने का। जैसे ही मैं सामने ना रहूं आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, कहने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। लिखो बाय अबव फॉर्मूला डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है। अब दूसरा लिखो भाई, समगुणन की मात्रा अल्फा ज्ञात करना। समगुणन की मात्रा अल्फा ज्ञात करना। अब मैं समगुणन की मात्रा अल्फा कैलकुलेट करनी, वापस से मैंने क्या लिया, एक रिएक्शन ली, माना किसके कितने मोल थे, एन मोल थे, और ये आपस में जुड़ गए और किसका फॉर्मेशन कर लिया, ए एन का फॉर्मेशन कर लिया। स्टार्टिंग में मोल कितने थे, एन थे, इधर की तरफ 0, बताया टी बराबर 0। इधर की तरफ माना कि कितना चला गया, अल्फा चला गया, तो यहां से कितना कम हो जाएगा, एन अल्फा कम हो जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ अल्फा गया तो ये अल्फा पहले इसके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एन अल्फा, तब जाकर फिर इसको कितने से माइनस करोगे, एन माइनस से माइनस करोगे, मतलब क्या होगा, एन माइनस एन अल्फा हो जाएगा। अब यहां से वापस क्या निकालना आपको, सैद्धांतिक मोल, सैद्धांतिक मोल, थ्योरेटिकल मोल। बोलो कितना होगा, एन हो जाएगा, और उसके बाद में प्रायोगिक मोल, प्रायोगिक मोल मतलब ऑब्जर्व्ड मोल। बोलो कितना हो जाएगा, ऐड कर दो, एन अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, दोनों आगे। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, इसको सोल्व कर लो चाहो तो, यार रहने दो, आई की वैल्यू पुट कर दो, तब वांट ऑफ गुणांक, then want of coefficient। ठीक है भाई, वैल्यू पुट करो, n माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा, अपॉन नीचे की तरफ n है, इस n को कैंसिल कर दो, ऊपर से n को कॉमन लो, ऊपर से n कॉमन लेकर क्या आएगा, n, यहाँ पर 1 बचा, इधर की तरफ अल्फा, यहां से n नहीं है तो क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन n हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, नीचे की तरफ n है, n से n कैंसिल हो जाएगा। अच्छी बात है, आगे बढ़ो। ये आई, अब देखो यहां भी अल्फा, यहां भी अल्फा, अल्फा को कॉमन कर लो भाई, देखना ध्यान से, अल्फा को कॉमन करूंगा तो क्या होगा, 1 अपॉन एन माइनस 1, और ये अल्फा हो जाएगा। चेक करके देख लेते हैं एक बार और, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फा, ये रहा माइनस अल्फा, अंदर मल्टीप्लाई किया तो अल्फा अपॉन एन, प्लस में ये रहा अल्फा अपॉन एन, बिल्कुल करेक्ट है, अच्छी बात है। इसको अल्फा निकालना है ना, तो इसको इधर भेजो, तो ये आई माइनस 1 हो गया, बराबर इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन हो गया, अपॉन में क्या हो गया, एन, इधर की तरफ क्या चल रहा है, अल्फा चल रहा है, इन सबको इधर भेज दो, भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में ये एन आई माइनस 1, और इसको नीचे की तरफ भेजोगे तो 1 माइनस एन हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा भाई, अल्फा हो जाएगा। इसको
ऐसे लिख दो भाई, इसमें से भी माइनस कॉमन कर लो और इसमें से भी माइनस कॉमन कर लो, ज्यादा अच्छा नजर आएगा हमें। और तो क्या है, ये n यहां से माइनस आया, यहां से माइनस आया, दोनों माइनस माइनस कटेंगे तो होगा क्या, माइनस कॉमन किया तो पलट जाएगा, ये 1 माइनस आई हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। बताओ इस फॉर्मूले से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जहां पर n क्या है, कितने मोल संगुणित हुए, अगर वो बोले 2 मोल आपस में जुड़ गए, 2 मोल एसोसिएट हो गए तो n बराबर 2 हो जाएगा, 3 आपस में जुड़े तो n बराबर 3, अगर 4 आपस में जुड़े, 4 एसोसिएट हुए तो n बराबर 4 हो जाएगा। तो आप यहां से भी अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि इतना प्रतिशत, आपने कोई भी पदार्थ बोला तो उसका इतना प्रतिशत विलायक में घोलने के पश्चात जुड़ चुका है। आ गई बात समझ में, लिखो भाई इसके अंदर, लिखो टॉपिक में, किसी पदार्थ ए के, किसी पदार्थ ए के n मोल को घोलने पर, किसी पदार्थ ए के n मोल को घोलने पर, कर लो भाई, कहां तक करना है, पूरा कर लो, यहां तक कर लो कंप्लीट। और लिखो, आप लोग लिखो, ऑन डिसॉल्विंग n mole of any compound A, on dissolving n mole of any compound A, any compound A, any compound A, कंप्लीट कर लो फटाफट से, जल्दी करो भाई। करो, इसके नीचे कर लिया होगा, लिखो, उपरोक्त सूत्र से संगुणन की मात्रा अल्फा ज्ञात की जा सकती है। उपरोक्त सूत्र से संगुणन की मात्रा अल्फा ज्ञात की जा सकती है, संगुणन की मात्रा अल्फा ज्ञात की जा सकती है। ठीक, आप लोग भी लिख लो, लिख लिया होगा आपने यहां तक स्क्रीनशॉट लेके। बाय अबव फॉर्मूला, बाय अबव फॉर्मूला degree of association can be, degree of association can be calculated, degree of association can be calculated। ठीक है भाई, इसी के साथ आपका ये पार्ट खत्म हुआ। जो सॉल्यूशन चल रहा था हमारे, वो सॉल्यूशन वाला पार्ट आप लोगों के खत्म हो चुका है। अब मैंने बार बार कहा है आप लोगों से कि इस चैप्टर में या इस यूनिट में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सब फॉर्मूलाज पर न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है, तो आपको न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है। कुछ भी नहीं होता है, आपको वैल्यू पहचान कर फॉर्मूले में पुट करनी है, सॉल्व कर देना है, आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने पढ़ लिया। अब हम कल इनके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इस फॉर्मूले पे, जिसके पहले फॉर्मूला आया था उस पर, और इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करके इसका कल लास्ट लेक्चर होगा। टॉपिक तो सारे खत्म होंगे, कल का सारा पोर्शन हमारा न्यूमेरिकल का चलेगा। तो जिसके भी न्यूमेरिकल कमजोर हो वो कल का लेक्चर देखना ना भूले। अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं कल इन दोनों फॉर्मूलाज पर। हर बार अलग तरह का न्यूमेरिकल होगा, चेंज करा के। आई बात समझ में? एक मैं आप लोगों को घर से करने के लिए दे देता हूँ, देखते हैं कौन कर पाता है, फिर मैं उसको कल करवाऊंगा। कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मैं करवाऊंगा। ऐसे ही करवाना है मुझे तो भाई। लिखो,
लिखो, एक न्यूमेरिकल लिखो, 3.58 ग्राम NaCl को, देखो मैंने NaCl दिया है तो समझ जाना क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 3.58 ग्राम NaCl को 120 ml विलियन में, 120 ml विलियन में 77 डिग्री सेल्सियस पर, 77 डिग्री सेल्सियस पर घोला जाता है, 77 डिग्री सेल्सियस पर घोला जाता है। यदि विलयन का परासरण दाब, यदि विलयन का परासरण दाब, यदि विलयन का परासरण दाब 2000 सेंटीमीटर हो, 2000 सेंटीमीटर हो तो 2000 सेंटीमीटर हो तो आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा अल्फा ज्ञात करो, आयनन की मात्रा अल्फा ज्ञात करो। ठीक है भाई, आप लोग लिखो, लिखो when 3.58 gram of NaCl, 3.58 gram of NaCl is dissolved in 120 ml of solution, then osmotic pressure of solution is 2000 centimeter, then calculate degree of ionization or dissociation, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, अब देखो इसमें आपको अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई? अल्फा नहीं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, फिर सोल्व करना। अल्फा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आई चाहिए। और आई कैसे आता है? प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल से। तो आपको दो तरह के ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए, प्रैक्टिकल भी चाहिए, थ्योरेटिकल भी। जब ध्यान रखना, अगर फॉर्मूले में को आपको कोई भी वैल्यू गिवन की गई है, चाहे वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो या कोई दूसरी वैल्यू हो, अगर आपको न्यूमेरिकल में किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू गिवन की गई है तो वहां पर लिखा हो या ना लिखा हो, उसे हमेशा आप प्रायोगिक लेकर चलना, ऑब्जर्व्ड लेकर चलना, क्योंकि हम प्रैक्टिकल तो करने बैठेंगे नहीं भाई। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, हम प्रैक्टिकल तो करने बैठेंगे नहीं कि हमें प्रैक्टिकल वैल्यू पता लग जाए। तो प्रैक्टिकल वैल्यू वो खुद देगा आपको, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। हमेशा जो भी वैल्यू आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की गिवन की गई है फॉर्मूले में, उसे कौन सी लेकर चलोगे आप? ऑब्जर्व्ड लेकर चलोगे या प्रायोगिक लेकर चलोगे? क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, हम फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो भी फॉर्मूले से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वैल्यू को ज्ञात करोगे, वह कौन सी वैल्यू होगी? थ्योरेटिकल वैल्यू होगी, सैद्धांतिक मान होगा। तो यहाँ पर वैल्यू दी है, वैल्यू दी है आपको पाई की, वह कौन सी वैल्यू दी है? उसने प्रायोगिक मान दिया है। और आपको कुछ वैल्यू दी गई है, उनसे आपको दूसरा पाई ज्ञात करना है। फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो वह कौन सी वैल्यू होगी? थ्योरेटिकल वैल्यू होगी, सैद्धांतिक वैल्यू होगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? आई फॉर्मूले में रख दोगे तो अल्फा मिल जाएगा। मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर लॉजिकल चीज क्या है, देखो उसने जो प्रेशर दिया है ना, वो 2000 सेंटीमीटर दिया है। अब 2000 सेंटीमीटर आप, अगर जो किसी बच्चे ने सोचा होगा तो आप लोग जानते हो प्रेशर की यूनिट सेंटीमीटर में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। यही तो लॉजिक है। सेंटीमीटर को आपको
प्रेशर में चेंज करना है। मतलब जो लेंथ की यूनिट है ना, उसको आपको प्रेशर में चेंज करना है। अब प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है, एटीएम होती है, पास्कल होती है, वो डिपेंड करेगा हमारा वो आंसर किस में आएगा। दूसरा वाला हम चाहे तो पास्कल में ले जा सकते हैं, एटीएम में ले जा सकते हैं, लेकिन आंसर सबसे एक ही निकलेगा। तो लॉजिकल चीज क्या है, 2000 सेंटीमीटर को प्रेशर में चेंज करना, एटीएम में या पास्कल में चेंज करना। देखता हूं कौन बच्चा कर पाता है, कमेंट करना मुझे। अगर आप लोग ने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री तो क्या है मैंने बताई थी, केमिस्ट्री तो कुछ नहीं इसके अंदर, आपको बेसिक नॉलेज काफी ज्यादा है, मैं ऐसा समझूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं, मैंने सब कुछ तो बता दिया। अब केमिस्ट्री में बचा क्या, सोल्व करने में कुछ नहीं, वो तो मैथमेटिक्स है फिर आपकी। अगर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको कर पाओगे। केमिस्ट्री मैंने बता दी। अब यहाँ पर बात किसकी आती है, बेसिक नॉलेज की। बेसिक बताएगा आपको 2000 को प्रेशर में चेंज करना, कि 2000 सेंटीमीटर प्रेशर में जाएगा तो किस वे के अनुसार जाएगा, वो आपको आपकी बेसिक नॉलेज बताएगी। अगर आपको फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा भी पता है, फर्स्ट ईयर में मैंने क्या सबने पढ़ा होगा, मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर सबकी बात कर रहा हूं एक्चुअली, ठीक है भाई। तो सभी बच्चों ने फर्स्ट ईयर में गैसेस तो पढ़ा है, गैस अवस्था पढ़ी, वहां पर आपने सीखा होगा। तो सोचना करना आएगा आपको, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बाकी हम कल मिलते हैं भाई, ठीक है। तो सभी बच्चों को मेहनत करनी है, सब बच्चों को, और मुझे इसका जवाब देना है। जवाब दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी।